हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम सी टेट में ईवीएस का आज की क्लास में हम सी टेट में ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 15 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जाकर वहाँ मैंने सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। इस क्लास की खास बात क्या है? तो इस क्लास की खास बात है मैं आपको इसमें 2019 से 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करा रही हूँ और इस क्लास के माध्यम से आपके 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, उंगलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जो जो लोग उंगलियों से छूकर और महसूस करके पढ़ाई करते हैं वो किस प्रकार के लोग होते हैं? ऑप्शन ए है वो सुन नहीं सकते, ऑप्शन बी है बोल नहीं सकते, ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है छू नहीं सकते और ऑप्शन डी है देख नहीं सकते। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वे लोग जो उंगलियों से छू सकते हैं और महसूस करते हैं, वे लोग जो उंगलियों से छूकर और महसूस करके पढ़ने की क्रिया को करते हैं वह लोग देख नहीं सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, बाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया कब धीमी हो जाती है? जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? ऑप्शन ए है बढ़ता है और वायुमंडलीय दाब क्या होता है? उच्च हो जाता है। ऑप्शन बी क्या है? बढ़ता है और वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है घटता है और वायुमंडलीय दाब उच्च हो जाता है। ऑप्शन डी है घटता है और वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है। बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है। ऑप्शन ए है स्वांग, ऑप्शन बी है मटकी, ऑप्शन सी क्या है? भगोरिया और ऑप्शन डी है लावनी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप देख सकते हैं ईवीएस में ये क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके तक के भी पूछ लिए गए हैं और ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है, ये आपका प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो आपका 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि स्टैटिक से भी क्वेश्चन बनते हैं ईवीएस में। ऐसा नहीं कि जितना सिलेबस दे दिया है वहाँ से बन जाते हैं, जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली कौन सी है? आंसर बताइए, बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली कौन सी है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्वांग। क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधों के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए। पौधों के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए। इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए है पौधे भूक्षरण को रोकते हैं। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है मृत और सूखी पत्तियां उर्वरक और कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती हैं। ऑप्शन सी है पौधे और पशु को आश्रय प्रदान होता है। किसके माध्यम से? पौधों के माध्यम से। और ऑप्शन डी है पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनसे कुछ खाए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बताइए कि पौधों के संबंध में कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए है यह भूमि क्षरण को रोकते हैं। बिल्कुल सही बात है। पौधे जब होते हैं, जब खेतों में या मिट्टी में पौधे होते हैं तो भूमि यानी कि मृदा क्षरण भी कम होता है, भूमि का क्षरण भी कम होता है।
ऑप्शन बी क्या है, मृत और सूखी पत्तियां उर्वरक और कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है, पशु और पौधों को आश्रय प्रदान होता है, तो पौधों के माध्यम से थोड़ी होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है, पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और डी। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में है ए और डी, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, पौधों के भागों तथा उनके कार्यों यानी कि भूमिकाओं को नीचे बताया गया है, जिसमें सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का। ऑप्शन ए है, जड़ें पौधों को पत्तियों से जोड़ती हैं। जड़ें पौधों को पत्तियों से जोड़ती हैं। ऑप्शन बी है, फल पराग में सहायता प्रदान करते हैं। ऑप्शन सी है, फूल पौधों के प्रजनन अंग है। ऑप्शन डी क्या है, पत्ते पौधों के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि पौधों के भागों में उनके कार्य नीचे बताए गए हैं, तो इसमें से बताइए कि कौन सा कार्य सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी या पोशाक को पहना जिसका नाम है। महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी और पोशाक के बारे में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। महाराष्ट्र की पारंपरिक साड़ी और पोशाक के बारे में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए है बनारसी साड़ी, ऑप्शन बी है नौवारी, ऑप्शन सी है कलमकारी, ऑप्शन डी क्या है, जामदानी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो श्रुति है वो एक सांस्कृतिक उत्सव में महाराष्ट्र की पारंपरिक साड़ी या पोशाक को पहन रही है जिसका नाम क्या है। तो किस नाम से जानी जाती है? वह जानी जाती है नौवारी के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? उसे नौवारी कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। तो इसमें हमें भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, क्या होते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। पिछली क्लासेस में मैंने प्रैक्टिस सेट में आपको बताए भी थे। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। और राज्यों की संख्या कितनी है? तो हमारे भारत देश में 28 राज्य हैं और 8 क्या है? यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए है मिजोरम लक्षद्वीप। तो मिजोरम क्या है? एक राज्य है और लक्षद्वीप क्या है? एक यूटी है। ऑप्शन बी है झारखंड छत्तीसगढ़। तो ये क्या हो जाएंगे? ये हमारी स्टेट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? स्टेट हो जाएंगी। ऑप्शन सी है लद्दाख और पुदुचेरी। ऑप्शन डी क्या है? जम्मू कश्मीर और नागालैंड। तो जम्मू कश्मीर क्या है? एक यूटी है और ये क्या है? एक राज्य है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लद्दाख और पुदुचेरी। क्या होगा? लद्दाख और पुदुचेरी, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? तो इस क्वेश्चन का तो आंसर सभी को पता होगा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में बाल विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? तो लड़कियों की क्या है? गर्ल्स की कितनी है? तो गर्ल्स की है 18 वर्ष और बॉयज़ की कितनी है? बॉयज़ की है 21 वर्ष। क्या है? बॉयज़ की क्या है? 21 वर्ष। तो इसमें करेक्ट आंसर हमें ढूंढना है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, कक्षा 3 में पढ़ने वाली
मधु अपने घर में लगे गुलाब और तुलसी को पहचानती है। पौधों की पहचान में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए कि जो मधु है वो अपने घर में गुलाब और तुलसी के पौधों को पहचान लेती है। पौधों की पहचान में निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया इसमें शामिल है? ऑप्शन ए है अवलोकन, ऑप्शन बी है तुलना करना, ऑप्शन सी है अनुमान और ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है निर्णयन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वह तुलना करती है और अवलोकन करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित करने यानी कि प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए है वनस्पति जगत और प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ संवेगात्मक संबंध का विकास करना। ऑप्शन बी है प्रकृति की एक आभासी यात्रा करना। ऑप्शन सी क्या है? एक पार्क में सैर करना और विद्यार्थियों की तंदुरुस्ती सुनिश्चित करना। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है? विद्यार्थियों को बागवानी में व्यस्त रखना और एक रसोई बगीचा तैयार करना। तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है? प्रकृति की आभासी यात्रा। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि वर्चुअल क्या होता है? आभासी यानी कि ऑनलाइन टाइप से। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, वनस्पति जगत और प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ संवेगात्मक यानी कि मानसिक तौर पे संबंध का विकास करना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है रेजी कहती है कि वह अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती। उसे अपनी माँ की तरह घर बार संभालना है और बच्चों की देखभाल करनी है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में जेंडर संबंधित इस अवधारणा को संबोधित करने हेतु सर्वाधिक उपयोगी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि रेजी कहती है कि वह अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर बन नहीं सकती। उसे अपनी माँ की तरह घर का कार्यभार संभालना है और बच्चों की देखभाल को करना है। तो इसमें से कौन सी अवधारणा सबसे ज़्यादा उपयोगी होगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है समूह चर्चा, ऑप्शन बी है चलचित्र प्रदर्शन, ऑप्शन सी है भूमिका निर्वहन और ऑप्शन डी क्या है? खेल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि समूह चर्चा के माध्यम से रेजी को बताना चाहिए कि कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है और जेंडर बाइस को ना ध्यान देते हुए समूह चर्चा के माध्यम से रेजी को बताना चाहिए कि तुम भी ट्रक चला सकते हो, यानी कि जेंडर वाइज को ख़त्म करना इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए अब आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवार में रहते हैं। इन परिस्थितियों में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते समय आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल परिवार से में बिलोंग करते यानी कि रहते हैं। इस परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है इन बच्चों की अवहेलना करना और विषय परिवार से संबंधित ध्यान केंद्रित करना। तो अवहेलना का तो कोई महत्व नहीं है। ऑप्शन बी है इन बच्चों के प्रति सहानुभूति दर्शाना और परिवार पद समझाने के लिए कहना। तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है कि ऐसे परिवारों में बच्चों द्वारा सामना की गई कठिनाई पर विशेष बल देना और विषय पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि ऐसे बच्चों के संदर्भ को सम्मिलित करना और सहानुभूति की एक संस्कृति का क्या करना? निर्माण करना।
तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे बच्चों के संदर्भ को सम्मिलित करना और सहानुभूति की संस्कृति का निर्माण करना। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर 13 होगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मिस्टेक हो गई, ठीक है। एक की शिक्षिका है, उसको विद्यार्थियों को किस प्रकार से ज्ञानेंद्रियों से परिचित कराना है? तो ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को विषय के संदर्भ में पढ़ने के लिए और तैयारी के लिए। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को विषय के संदर्भ में पढ़ने के लिए और तैयारी के साथ कक्षा में आने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को उनके अपने शब्दों में ज्ञानेंद्रियों के विषय में लिखने को कहेंगे। ऑप्शन सी है प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करने के लिए और मूर्त पदार्थों का उपयोग करेंगे। ऑप्शन डी क्या है? प्रत्येक संवेदना का कार्य संपादित करने के लिए भूमिका निर्वहन का उपयोग करके। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। किस माध्यम से एक शिक्षक कक्षा 1 के बच्चों के लिए ज्ञानेंद्रियों से परिचय करा सकती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करने के लिए मूर्त वस्तुओं का उपयोग करके। टीचर मूर्त वस्तुओं के माध्यम से बच्चे को अपनी ज्ञानेंद्रियों से परिचय करा सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, रूपल कक्षा 5 की छात्रा है, वह अपने शिक्षक को बताती है कि जब उसकी छोटी बहन रोती है तो दादी उससे कहती है कि चुप हो जा, नहीं तो चांद पर बैठा बूढ़ा बाबा उसे ले जाएगा। यदि आप रूपल के शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है रूपल की दादी से बात करके उन्हें ऐसा कहने से मना करेंगे, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है रूपल से बात करके समझाएंगे कि दादी झूठ बोल रही है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है? रूपल को चांद के बारे में बताएंगे कि ऐसा कोई बाबा नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है? रूपल से कहेंगे कि वह सूचना का संकलन कर इस तथ्य की जांच करे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूपल से कहेंगे कि वह सूचना का संकलन कर इस तथ्य की जांच करे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, कक्षा 2 में एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को यात्रा थीम में परिवहन प्रकरण का संपादन करना है, इसीलिए आप किस प्रकार का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों के इसके संदर्भ में पढ़ने और नोट्स बनाने के लिए कहेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है परिवहन के महत्व पर उन्हें कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण कहेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है सूचना और संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे और अनुभवों के आधार पर उसका निष्कर्ष निकालेंगे, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है? परिवहन के उपयोगों का अर्थ निकालने के लिए समाचार पत्रों को पढ़ने के लिए कहेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं, फिर इसका आंसर देखते हैं कि कक्षा 2 में एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षक के रूप में आपको यात्रा थीम में परिवहन प्रकरण का संपादन करना है, इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा कि सूचना और संप्रेषण संसाधनों का उपयोग करेंगे और उनके अनुभवों से निष्कर्ष निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है मानव व्यवहार और परिस्थिति तंत्र में सामंजस्य। ऑप्शन बी है प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक की शिक्षा। ऑप्शन सी है पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम, यानी कि सतत यानी कि कंटिन्यूसली चलने वाली लर्निंग, जो लगातार चलती रहे, ठीक है।
ऑप्शन डी क्या है, पर्यावरण के बारे में समझ और जानकारी को विकसित करना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया को करवाना। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को प्रकरण चिट्ठी आई है कि शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है, संचार का पाठ पढ़िए और संबंधित अभ्यास कीजिए। तो अभ्यास पर तो बच्चे को जोर नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों को सूचना को जोड़ने और उनको अपने शब्दों में लिखने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी क्या है, विद्यार्थियों को ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है, विद्यार्थियों को उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार कीजिए। तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी है, डाकिये के कार्य को अनुभव करने के लिए एक स्थानीय डाकघर जाने की योजना तैयार कीजिए। तो ऑप्शन हमारा ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी और डी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रकार प्रदर्शित करता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है, पर्यावरण अध्ययन अपने आप ऑप्शन नंबर ए है, पर्यावरण अध्ययन अपने आप में कोई अलग विषय नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन ए है, पर्यावरण अध्ययन अपने आप में कोई अलग विषय नहीं है। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है, पर्यावरण अध्ययन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विषय यानी कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का उपक्रम है। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है, पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता है। ऑप्शन डी है, पर्यावरण अध्ययन पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की एक कुशलता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूक और संवेदनशीलता का विकास करना। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के संदर्भ में सत्य हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है, बच्चे अपने आसपास की दुनिया से सक्रिय रूप से संबंधित होते हैं। तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है, विभिन्न पृष्ठभूमि से आए बच्चों के समान प्रासंगिक अनुभव होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। जब बच्चे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आते हैं तो उनका कल्चर, उनकी संस्कृति, ये सब क्या होता है? अलग अलग होता है। उनकी लैंग्वेज सब कुछ चेंज होता है। ठीक है। ऑप्शन सी क्या है? विविधता शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को चुनौती बनाती है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है? विविधता शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संसाधन है, और ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ए सी डी। तो ऑप्शन हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा, ए सी डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विषय क्या है? पक्षियों प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आप निम्नलिखित में से किसको प्राथमिकता देंगे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है, अपने विद्यार्थियों को पक्षियों के प्रतिरूप उनके नामों की सूची बनाने और उनको याद करने के लिए कहेंगे। तो ये गलत हो जाएगा। रोट लर्निंग पे बिल्कुल जोर नहीं देना है बच्चों। रोट लर्निंग पे बिल्कुल बच्चों के लिए जोर नहीं देना है। ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों को पक्षियों के विषय में अपने शब्दों में लिखने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी क्या है, कि स्थानीय पक्षियों, उनकी प्रकृति, उनके आवास स्थानों की पहचान करने के लिए प्रकृति की एक सैर का उपयोग करेंगे। ऑप्शन डी क्या है, कि पक्षियों पर एक वीडियो और उससे पश्चात कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण को दिखाएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बताइए।
तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय पक्षियों और उनकी प्रकृति। स्थानीय प्रकृति स्थानीय पक्षियों और उनकी प्रकृति और उनके आवास स्थानों की पहचान करने के लिए बच्चों के लिए सैर का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बाणी ने कहा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है, बाणी ने कहा आम का पेड़ खुली छतरी जैसा है। इस कथन में बाणी द्वारा किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए कि बाणी ने क्या कहा। बाणी ने कहा है कि आम का जो पेड़ है वो खुली छतरी जैसा है। तो इस कथन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए है अवलोकन, ऑप्शन बी है तुलना, ऑप्शन सी है निर्णयन और ऑप्शन डी क्या है? कल्पना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी निर्णयन गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और डी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है, कक्षा 3 में विषय जल का शिक्षण करते हुए शिक्षार्थियों ने ऐसे उदाहरणों को साझा किया जिसमें लोगों को सार्वजनिक संसाधनों जैसे कुआं है, तालाब है इत्यादि से जल पीने को मना किया गया। आप ऐसी परिस्थिति से किस प्रकार निपटेंगे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन ए है, विद्यार्थियों को विषय से हटने से रोकेंगे। ऑप्शन ए है, विद्यार्थियों को विषय से हटने से रोकेंगे और विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों को ऐसी घटनाओं को साझा करने के लिए मना करेंगे। ऑप्शन सी क्या है? उन्हें अनुभवों को साझा करने और समानता मूल्यों पर बल देने के लिए कहेंगे। ऑप्शन डी क्या है? अपने अनुभवों को साझा करने और जल संरक्षण का निबंध लिखने के लिए कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सी, डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए, दो, ऑप्शन हमारा ए, सी और डी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है, पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पर्यावरण अध्ययन हेतु, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए क्या है कि विषय वस्तु अवधारणाओं को समझ का विकास करना। ऑप्शन बी है प्रायोगिक गतिविधि की समझ का विकास करना। ऑप्शन डी क्या है? अवलोकन, जांच, तर्क और निष्कर्ष की क्षमता का विकास करना। और ऑप्शन डी है विवेक के आधार पर सही और गलत को तय करने की क्षमता का विकास करना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवलोकन, जांच, तर्क और निष्कर्ष की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन सैराट गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन सौराष्ट्र यानी कि गुजरात के सौराष्ट्र में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है चौकपूर्णा, ऑप्शन बी है नाग गुफन और ऑप्शन सी क्या है? मंदाना, ऑप्शन डी है आरीपन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? गुजरात में कौन सी रंगोली और कढ़ाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नांग गुफन। क्या होगा? नांग गुफन सौराठ गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम इसको चित्र के थ्रू देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारा चित्र है। ये क्या है? नांग गुफन का एक डिजाइन है जो गुजरात के सौराष्ट्र में, कहा? गुजरात के सौराष्ट्र में बनाया जाता है। यह एक कला डिजाइन होती है जिसमें प्रतिरूप बनाने के लिए सांपों का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं ये सांप की कुछ इस प्रकार से आकृति है
जो गुजरात और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बनाई जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? हमें इसमें यूटी बताना है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों का समूह बताना है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी है नागालैंड लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है दिल्ली और मिजोरम, ऑप्शन डी क्या है चंडीगढ़ और झारखंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से ऑप्शन में दोनों, कौन से ऑप्शन का युगल में केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है, खाद के विषय में निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 26 है, खाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? इस क्वेश्चन में हमें खाद के विषय में बताना है। तो ऑप्शन ए क्या है? यह मृदा के जल क्षारण, ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है यह मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है। ऑप्शन बी है यह गैसों का विनिमय रोकने के लिए मृदा को अरंधित करता है। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है यह मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करता है। ऑप्शन डी है यह मृदा की संरचना को बेहतर बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? हमें खाद के विषय में बताना है कि कौन कौन से इसमें कथन सत्य होंगे। तो ऑप्शन ए है यह मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है, तो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी है यह गैसों के विनिमय रोकने के लिए मृदा को आरंध्री करता है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है? यह मित्र जीवाणुओं की, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है यह मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करता है, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी है यह मृदा की संरचना को बेहतर बनाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए सी डी तीनों करेक्ट होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है, माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई है। बताइए माउंट एवरेस्ट की पर्वत चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए है 73, यानी ए है 7300 मीटर, ऑप्शन बी है 8300 मीटर, ऑप्शन सी क्या है 8848 मीटर, और ऑप्शन डी है 8950। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8848। क्या होगा? 8848, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है, धूम्र कोहरे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऑप्शन ए है प्रायः सर्दियों में बनता है, ऑप्शन बी है धुएं और कोहरे से बनता है, ऑप्शन सी है ओजोन का अपक्षयन करता है, ऑप्शन डी है दमा और खांसी को उत्पन्न करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धूम कोहरे के बारे में हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है ये सर्दियों में होता है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है धुएं और कोहरे में होता है, ये भी सही हो जाएगा। ओजोन से ठीक है, दमा और खांसी को उत्पन्न करता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए बी डी तीनों सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष जयपुर यानी कि राजस्थान की राजधानी और देहरादून यानी कि उत्तराखंड की राजधानी की दिशाएं क्रमशः बतानी है हमें इसमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन में हमें भारत की राजधानी दिल्ली, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी है दिल्ली। इसके सापेक्ष हमें जयपुर यानी कि राजस्थान की राजधानी और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी की दिशाओं को बताना है। तो ऑप्शन देखने से पहले सबसे पहले हम इसको मैप के थ्रू देख लेते हैं। पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने इससे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, इसीलिए आप मैप को जरूर अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर ही आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि नई दिल्ली, ये हमारा नई दिल्ली हो जाएगा।
इसके सापेक्ष हमें राजस्थान और देहरादून की स्थिति को बताना है। तो इसको हम इसमें दिशाएं देख लेते हैं। दिशाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं, पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये क्या है, दक्षिण है। तो हम दिल्ली पे क्या करते हैं, अपनी दिशाओं को बना लेते हैं। दिल्ली पर हम दिशाओं को बना लेते हैं, जैसे कि कुछ इस प्रकार से हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई हमारी दिशाएं, ये कुछ इस प्रकार से और कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है। तो दिल्ली के सापेक्ष उत्तराखंड किस दिशा में है, तो दिल्ली के सापेक्ष उत्तराखंड है उत्तर पूरब में। दिल्ली के सापेक्ष उत्तराखंड कहाँ है, ये उत्तराखंड है, तो ये किस डायरेक्शन में है, ये है उत्तर पूरब में। कहाँ है, उत्तर पूरब में। और राजस्थान यानी कि जयपुर कहाँ है, तो यह है दक्षिण, यह है दक्षिण पश्चिम में। कहाँ है, दक्षिण पश्चिम में। तो इसको हम अपने ऑप्शन में देखते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण। राजस्थान किस डायरेक्शन में है, दक्षिण पश्चिम में, और देहरादून है उत्तर पश्चिम में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से पृथक्करण के कौन से क्रियाकलाप प्राथमिक कक्षा में उपयुक्त होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। ऑप्शन ए है बाष्पीकरण, ऑप्शन बी है फटकना, ऑप्शन ए है बाष्पीकरण, ऑप्शन बी है फटकना, ऑप्शन सी क्या है, चुंबकीय पृथक्करण, ऑप्शन डी है प्रभाजी आसवन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर बताइए कि पृथक्करण में कौन कौन सी प्राथमिक कक्षा में प्रयोग विधियां की जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाष्पीकरण, पृथक्करण और चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे, बाष्पीकरण, फटकना और चुंबकीय पृथक्करण। क्या है, चुंबकीय पृथक्करण। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी तीनों करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम अपनी क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आज की क्लास में हमने सी टेट ईवीएस में अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को किया है, 16 को किया है। और इसमें हमारे 2019 से 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस करा रही हूँ। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है।